नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। दोनों ने करीब 35 मिनट तक की बातचीत। पीएम बोले, भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, न आगे करेगा। पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं। कई जगह बफर जोन नहीं बने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर गंभीरता नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी लिस्ट अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार किया बरामद। यूपी राजस्थान में आज एंट्री ले सकता है मानसून। झारखंड बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के भावनगर में 5 लोग लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अलीगढ़ से अहम खबर, जहां नगर निगम ने टैक्सी वसूली के लिए कमर कसी है। आपको बता दें, टैक्स वसूली को कमर कसी है, माफ कीजिएगा, टैक्स वसूली को कमर कसी है। नगर आयुक्त ने लोगों से की है टैक्स जमा करने की अपील। शहर में है करीब 4.5 लाख गृहस्वामी। करीब 550 करोड़ का टैक्स बकाया है। टैक्स जमा न करने वालों को भेजे जाएंगे नोटिस। नए क्षेत्रों को भी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। टैक्स न देने पर लगेगा जुर्माना और सख्त वसूली होगी। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टैक्स ना जमा करने पर जुर्माना भी लगेगा और कार्रवाई भी होगी। नए क्षेत्रों को भी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। टैक्स न देने पर लगेगा जुर्माना और होगी सख्त कार्रवाई। लगभग अलीगढ़ में मुझे लगता है 4 लाख के आसपास हमारे हाउस होल्ड्स हैं और करीब 550 करोड़ की देनदारी बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारी बकाया है। तो नगर निगम अलीगढ़ का लगातार प्रयास है कि एक तो जो नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनको हम लोग मैप करें, अपने सिस्टम में लाएं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जलकल विभिन्न तरह के जितने भी टैक्सेस हैं नगर निगम लेवी करती है, उसके बारे में उनको समय से सूचना मिले और जो भी बकायेदार हैं उनसे उस धनराशि को वसूला जा सके। खासतौर से जो बड़े बकायेदार हैं, लंबे समय से नगर निगम के बकायों को नहीं चुका रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धनराशि नगर निगम के पास आ सके और उस धनराशि को फिर हम लोग जन कल्याणकारी योजनाओं में, सड़क बनवाने में, नाली बनवाने में, ड्रेनेज बनवाने में, इन सभी में, सौंदर्यीकरण करवाने में, नई पार्क बनवाने में और नई अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर लाने में प्रयोग कर सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेंड्रा से अगली खबर, जहां नदी में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। आपको बता दें, सोन नदी में नहाने गई महिला की डूबने से मौत हुई है। मरवाही थाना क्षेत्र की रहने वाली है महिला। मनोरा गांव में रहने वाली ये महिला कलावती बताई जा रही है। मरवाही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मनोरा गांव में रहने वाली है महिला कलावती। मरवाही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नदी में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें, सोन नदी में नहाने गई थी ये महिला जिसकी डूबने से मौत हुई। पेंड्रा से ये खबर, नदी में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। सोन नदी में नहाने गई महिला की डूबने से मौत हुई है। मरवाही थाना क्षेत्र की रहने वाली है यह महिला कलावती। तो सोन नदी में नहाने गई महिला कलावती की डूबने से मौत हुई है।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां युवती की गोली मारकर हत्या की गई है। यह हत्या का मामला सामने आया है। युवती मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। प्यार बना मौत की वजह, अपने ही निकले हत्यारे। ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिजनों ने विरोधी पर लगाया था हत्या का आरोप। बेटी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर परिवार ने मारी थी गोली। बेटी की मौत के बाद परिजनों ने ही रची थी झूठी कहानी। परिजनों ने जमीनी विवाद बताकर लगाया था हत्या का आरोप। मृतक मलिस्का अपने चाचा के साले से करती थी प्यार। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बागचीनी थाना क्षेत्र के बदरपुरा इलाके का पूरा मामला है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा। दादरी विधानसभा के आकिलपुर की जनसभा पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर जनसभा की है। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दादरी पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सांसद महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी मंच पर मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा से यह अहम खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा। दादरी विधानसभा के आकिलपुर की जनसभा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर जनसभा की। मुख्य अतिथि हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और अगली खबर कानपुर से है, जहां एमएलसी अरुण पाठक ने आरटीओ को लगाई फटकार। आपको बता दें, प्रतिनिहित विधान समिति में विधायकों से मिली थी शिकायतें और इस दौरान आरटीओ प्रशासक आलोक कुमार पहली मंजिल से उतरने को उनको कहा गया। आरटीओ की शिकायतों से नाराज थे समिति के सदस्य। खामियां समाप्त करने पर एमएलसी ने दिया जोर। प्रतिनिहित विधान आरटीओ प्रशासक आलोक कुमार पहली मंजिल से उतरने को कहा। आरटीओ की शिकायतों से नाराज थे समिति के सदस्य। कानपुर से अहम खबर। एमएलसी अरुण पाठक ने आरटीओ को लगाई फटकार। प्रतिनिहित विधान समिति में विधायकों से मिली थी शिकायतें। आरटीओ प्रशासक आलोक कुमार से पहली मंजिल से उतरने को कहा। आरटीओ की शिकायतों से नाराज थे समिति के सदस्य।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, जहां इकोटेक 3 की कूलर फैक्ट्री में लगी हुई सड़क। 30 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आसपास की फैक्ट्रियों में भी फैली है आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। अब तक कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई। धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी, फैक्ट्रियां खाली कराई गई। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। ये अहम खबर, अब तक फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। धुएं के गुबार से अफरा तफरी मची। तो फैक्ट्रियां फिलहाल खाली कराई गई हैं। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, इकोटेक 3 की कूलर फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आसपास की फैक्ट्रियों में भी फैली है आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अब तक कोई जनहानि की आशंका फिलहाल नहीं। वहीं धुएं के गुबार से अफरा तफरी मची। फिलहाल सभी फैक्ट्रियां खाली कराई गई हैं। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां कमिश्नरी से 340 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। कार्यकाल पूरा होने पर स्थानांतरित किए गए हैं। स्थापना बोर्ड ने किया उप निरीक्षकों का तबादला। जल्द ही राजधानी से रिलीव होंगे स्थानांतरित दरोगा। कई एसओ का भी नाम भी लिस्ट में शामिल है। एसओ कैंट गुरप्रीत सिंह का भी स्थानांतरण हुआ है। एसओ मानक नगर अजीत सिंह को भी ट्रांसफर किया गया है। एसओ नगराम विवेक चौधरी का भी नाम इसमें शामिल है। तो एसओ कैंट गुरप्रीत सिंह का भी स्थानांतरण हुआ है। एसओ मानक नगर अजीत सिंह को भी ट्रांसफर किया गया है। एसओ नगराम विवेक चौधरी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो कमिश्नरी से 340 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। लखनऊ से इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यकाल पूरा होने पर स्थानांतरित किए गए हैं ये सभी उप निरीक्षक। स्थापना बोर्ड ने किया उप निरीक्षकों का तबादला। जल्द ही राजधानी से रिलीव होंगे स्थानांतरित दरोगा।
और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन। आजमगढ़ डीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। सिंचाई विभाग के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। डीएम आजमगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव के आरोप पर प्रदर्शन किया गया। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के मुख्यालय पर यह जोरदार प्रदर्शन किया गया है। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। डीएम आजमगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव के आरोप पर यह प्रदर्शन सामने आया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में समाधान दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करवाना है। समाधान दिवस के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संपत्ति विवाद जैसी कुल 18 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि महिला संबंधी मामलों में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और पीड़िताओं को समय पर न्याय मिले। इस अवसर पर महिला थाना, पुलिस, समाज कल्याण विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाद रूटीन हियरिंग थी, जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं, जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा, कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा, या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें, तो फिर ये खत्म हो जाती है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। जीरकपुर के बलटाना क्षेत्र में एक बिस्तर भंडार की दुकान पर एक्साइज विभाग और पुलिस के संयुक्त टीम ने मंगलवार शाम करीब 7 बजे छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान दुकान मालिक रूपेश सेठी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार एक्साइज विभाग को इनपुट मिला था कि बलटाना स्थित सेठी बिस्तर भंडार नामक दुकान पर अवैध रूप से चंडीगढ़ से शराब मंगवाकर ऊंचे दामों पर बेची जा रही। सूचना मिलते ही एक्साइज इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने तुरंत दबिश दी और मौके से चंडीगढ़ ब्रांड की कुल 41 शराब की बोतलें बरामद की। इनमें 17 बोतलें रॉयल स्टैग और 24 बोतलें मैक डबल ब्रांड की हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई गश्त के दौरान मिले एक पक्के इनपुट के आधार पर की गई है।
पेटी है उनकी 12 17 बोतलों ਕੀ ਬਿਸਤਰ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਫॉर सेल इन ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਨਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਰੇਡ ਕੰਪਲੀਟ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 17 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਕਡਾਵਲ ਦੀ ਪੇਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ? ਫॉर सेल इन ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਲੇ ਦੇਖ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਪੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇਠੀ ਬਿਸਤਰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਬੋਰਡ पर बोर्ड ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त रुख अपनाते हुए टास्क फोर्स समिति की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व, खनिज, पुलिस, परिवहन, वन और पर्यावरण विभाग समन्वय कर संयुक्त कार्रवाई करे। कलेक्टर ने ओवरलोड और बिना तरपोलिन ढके खनिज परिवहन पर और रोक लगाने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और रॉयल्टी क्लियरेंस के बिना निर्माण एजेंसियों को भुगतान न करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध परिवहन में लगे वाहनों के चालकों के लाइसेंस निरस्त करने और डंप रेत को जेसीबी से हटवाने की बात कही। सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पटवारी, सचिव और कोटवारों को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए। देखिए, अवैध उत्खनन के संबंध में कल एक मीटिंग हुई, जिला टास्क फोर्स की मीटिंग जो, इसमें पुलिस अधीक्षक, हमारे साथी अधिकारी और साथ में एसडीएम, माइनिंग ऑफिसर, आरटीओ और इसके अलावा कुछ अधिकारी उपस्थित थे। उद्देश्य यही है कि कोई भी इलीगल माइनिंग ज़िले में जो भी होगी उसको अगर कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी विगत आपको फिगर भी मिल जाएगा कि कितनी गाड़ियों के अगेंस्ट में हमने कार्रवाई की। ना केवल इलीगल माइनिंग या फिर मान लो किसी को लीगल माइनिंग भी स्वीकृत है और बिना टीपी के अगर कोई ले जा रहा है तो उस पर भी जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो मैक्सिमम फाइन इस पर इम्पोज किया जाएगा। कल से हमारी रात्रिकालीन जो राजस्व और पुलिस की टीम ने विजिट करना चालू कर दी है। यदि कहीं पर मान लो नदी के अंदर भी लोग इकट्ठा करके रखते हैं रेत को और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं उसको रात को कभी ले जाए तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, कोई ड्राइवर जो इलीगल माइनिंग करते हुए उस गाड़ी का प्रयोग करता है तो आरटीओ के माध्यम से उसको लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो भी लोग शामिल हैं और उनके ऐसा पता चलता है कि उसमें चाहे वो श्रमिक के रूप में हो या फिर वहाँ पर जो लोग ड्राइवर के रूप में होते हैं या फिर कोई किसी भी रूप में हो तो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, अवैध भंडारण में बहुत सारा पहले से भी शिकायत है। अवैध भंडारण के संबंध में कल पूरा परीक्षण किया गया कि जिसको लीगल परमिशन मिली है उसका हमने लिस्ट दिया है, पुलिस के साथ शेयर किया है, एसडीएम के साथ शेयर किया है। उसके अतिरिक्त जो लाइसेंस जिनको मिला है, जिनको अनुमति मिली है, उसके अतिरिक्त कोई भी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। कोशिश ये की जा रही है कि रात में भी हम इसका विजिट करें और कहीं से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जियारत पर गए 132 भारतीय श्रद्धालु ईरान के कुम शहर में फंसे हुए हैं। जो 2 जत्थों में गए ये लोग मौलाना इंतज़ार आबिदी और डॉक्टर कमर आबिदी के नेतृत्व में हैं। इनके अलावा ईरान में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों भारतीय छात्र और इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिक भी खतरे में हैं। अमेरिका और यूरोप पहले ही अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दे चुके हैं।
बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मदर्स पब्लिक स्कूल के पास देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक के किनारे बारिश के बाद मिट्टी का कटने के दौरान मोर्टार सेल मिलने की सूचना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस विभाग में हरकत में आया। पुलिस विभाग सूचना पर एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आर्मी की बम स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया, जिसने मोर्टार सेल को कब्जे में लेकर निष्क्रिय किया गया। प्रारंभिक जांच में यह सेल पुराना प्रतीत हो रहा है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में देर रात जेसीबी से मिट्टी का ढेर लगाए जा रहे थे, जिसके दौरान मोर्टार सेल मिलने की सूचना प्राप्त हुई। कल रात्रि लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र सुभाष नगर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी से रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी का ढेर लगाया जा रहा था, जिसमें एक डाउटफुल वस्तु दिखने की सूचना प्राप्त हुई। ये एक मोर्टार जैसे दिखने वाली वस्तु थी। तत्काल मौके पे एसपी सिटी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। जो हमारी लोकल बीडीएस यूनिट है उसको भी भेजा गया। इसके साथ साथ जो आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भेजा गया। उनके द्वारा देख के कंफर्म किया गया कि ये एक बहुत पुराना मोर्टार शेल है। आर्मी की यूनिट के द्वारा इसको निष्क्रिय किया गया। ये भी बताया गया कि ये मिसफायर्ड शेल है, जो संभवतः पहले कभी इस्तेमाल होकर मिसफायर हुआ होगा और उसको डिस्पोजल के दौरान वो मिट्टी में दबा दिया गया होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस पर बुधवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रानी महल से भव्य रैली निकाली गई, जिसे जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में झांकी और पंडालों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान को दर्शाया गया है। इतिहासकार हर गोविंद कुशवाहा ने बताया कि 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जैसा साहसिक प्रण लेने वाली रानी ने अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था। आज का दिन झांसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने शहादत दी थी। आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई है उसकी जो अध्यक्षा थी महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ही आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और आज के दिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश पर बलिदान हुई। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त किया था। अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते ग्वालियर में उनका देहांत हुआ, लेकिन झांसी के इसी किले से पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी। लक्ष्मीबाई मराठा राज्य झांसी की रानी थी और 1857 की क्रांति में एक प्रमुख चेहरा थी। वह अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए हर जगह उनकी पहचान थी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में उनके शहादत दिवस को याद किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी विरासत है झांसी के पास रानी के रूप में, और इसी किले से यहीं से शुरुआत हुई थी उस दीप शिखा की, जिसने एक बड़ी क्रांति का रूप लिया। देश भर में आंदोलन हुए, लेकिन 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में झांसी के अंदर हर साल 18 जून को उनके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़ खबरों का सारथी। आज सुबह एक हृदय विदारक घटना में 19 वर्षीय भूपेंद्र देवली की रनिंग प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई है। वन विभाग में कार्यरत नंदन सिंह देवली के पुत्र भूपेंद्र सुबह एक मित्र के साथ लंबी दौड़ की प्रैक्टिस पर निकले थे। जब दोनों कैला खान के पास पहुंचे तभी भूपेंद्र अचानक जमीन पर गिर पड़ा। साथी विवेक ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में हृदय गति रुकने की वजह से मौत का कारण बताया जा रहा है।
मैं और मेरा दोस्त हम सुबह 5:30 बजे रनिंग के लिए मतलब सुबह 5 बजे वो निकल गया था घर से। 5:15 पे मुझे तल्लीताल बस स्टेशन पे मिला था। फिर हम 5:15 तक का निकल गए थे यहाँ से। 5:30 बजे के करीब हम आगे कैला खान पहुँचने वाले थे। उसी टाइम पे दौड़ते दौड़ते वो गिर गया। फिर जब गिरा वो तो मैंने उसको उठाया। फिर एक रोडवेज की बस आई तो वो रोकी उन्होंने। उसमें से कंडक्टर और ड्राइवर उन्होंने उठाया। फिर हम सब ने मिलके एक गाड़ी में डाल के उनको उसको जल्दी यहाँ पे पहुँचा दिया था। मतलब हम 10 या 15 मिनट में हम हॉस्पिटल भी पहुँच गए थे। फिर हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ये भी अब नहीं है। और फिर उन्होंने बोला कि अटैक आया है शायद, ऐसा बोला। आज सुबह एक 5:45 के करीब एक 19 साल का बच्चा आया था एंड ब्रॉड डेड आया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और उसके बाद मॉर्चरी में बच्चे का शव को रख दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शेखपुर मोहल्ला निवासी संजय प्रजापति जिलाधिकारी की गाड़ी के सामने बैठकर आत्मदाह की धमकी देने लगे। संजय का आरोप था कि राजस्व विभाग की अनदेखी और फर्जीवाड़े से परेशान होकर उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। आत्मदाह की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह राजस्व अधिकारियों को बुलाने और तत्काल सुनवाई की मांग पर अड़ा रहा। संजय ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आत्मदाह कर लेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने उन्हें कार्यालय में बुलाकर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायत सुनी। उन्होंने तत्काल निर्देश देते हुए मामले के निस्तारण के लिए राजस्व टीम को मौके की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। संजय प्रजापति का आरोप है कि लेखपाल द्वारा रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उनके परिवार का नाम हटाकर किसी अन्य का नाम दर्ज कर दिया गया है। यह मामला 2008 से अदालत में विचाराधीन है। कई बार जांच कराए जाने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे आहत होकर उन्होंने यह विरोध का तरीका चुना है। संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया इनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए, जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी एएसडीओ फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। हमारे मामले को संज्ञान में जिला प्रशासन नहीं ले रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया है। अराजी संख्या 50/51 डिस्ट्रिक्ट मौजा शेखपुर 1348 से लेकर 1383 फसली तक विपत पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है। 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है। और 1390 फसली में बेप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया है और जम्मन आर का दर्ज कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ हमारी प्रॉपर्टी पर किस आधार पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां जनपद में मादक पदार्थ निषेध दिवस के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला और जनपद सलाहकार डॉक्टर रवि प्रताप सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने बताया कि तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को लेकर आगामी 26 जून तक विशेष जन जागरूकता पखवाड़ा बनाया जाएगा। इस दौरान सभी सीएससी, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें जनता को मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा।
पूरे जो है हिंदुस्तान में ये 18 जून है, इस पे मादक पदार्थ निवारण दिवस मनाया जा रहा है। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने एक गोष्ठी यहाँ पे रखी थी। ये पखवाड़ा हम लोग चला रहे हैं 15 दिन का, जिसपे गोष्ठियाँ रखी जाएंगी, सेमिनार रखा जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। जगह जगह जा कर के हम लोग प्रत्येक PSC CSC पे भी प्रोग्राम ऐसे रखेंगे। देखिए नशा तो पूरे जो है देश में फैला हुआ है और कन्नौज में तो ज़्यादा ही है। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद काफ़ी जो है लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उसके अलावा जो है दिन भर लोग तंबाकू के प्रोडक्ट खाते रहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के मूलदासपुर माजरा गांव में बुधवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद थे। अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और जोरदार धमाके होने लगे। आग की लपटें और धमाकों की आवाज़ें सुनकर इलाके में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बेकाबू हुए तो जान बचाकर भागने लगे। हादसे में 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट से मुलाकात की है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली महापौर राशि सिन्हा और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी कलेक्टर अभिजीत सिंह से मिले और जनहित के विकास कार्यों में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मनरेगा का है, जैसे इस साल मनरेगा का कोई काम चला है, अब तो बारिश आ गया काम जैसा कि आज माननीय मंत्रिमंडल में जो बिंदु निर्णय हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है, इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे
5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 3 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने सबसे पहले सहकारिता विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत अब विभाग में उप निबंध ऑडिट लेवल 11 का नया पद सृजित किया गया है। इस निर्णय के बाद अब जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी संस्थाओं के ऑडिट की प्रक्रिया को और पारदर्शी और नियमित बनाया जाएगा। दूसरा पर्यटन विभाग का है। बद्रीनाथ धाम में जो वहाँ पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उसमें ISBT वॉल्स म्यूरल आर्ट वर्क किया जाना है। उस पर उसका एक प्रपोजल पर्यटन विभाग के द्वारा आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिस पे सहमति व्यक्त की गई है। इसका जो डिज़ाइन है वो अलग से हम आप लोगों को ये PDF बना के भेज देंगे। नहीं, ये बद्रीनाथ धाम में म्यूरल वर्क होना है इस तरह का सौंदर्यीकरण का, वो हम अलग से PDF इसका, हाँ, ये है इनका म्यूरल आर्ट वर्क फॉर ISBT वॉल। हाँ, वहाँ पे ISBT वॉल होगी, उस पर होगा बद्रीनाथ धाम में। बढ़ेंगे अगली खबर की। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेंगलोर से लौटे एक व्यापारी परिवार को अपने घर में 1 करोड़ की चोरी का पता चला। जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 3 स्थित सेंट्रल एकेडमी के पीछे रहने वाले व्यवसायी दुर्गेश कुमार मिश्रा और रामनरेश मिश्रा 28 मई को पूरे परिवार के साथ बेंगलोर गए थे। बीती रात जब वे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक की एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली। आपको बता दें, शांति एवं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए 7 थाना अध्यक्षों का तबादला किया है। आपको बता दें, सूरज कुमार राणा को थाना रामगांव से हटाकर खैरी घाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ददन सिंह को रुपैडिहा से स्थानांतरित कर कोतवाली देहात का प्रभारी बनाया गया है। इस तबादले से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि सभी तबादले प्रशासनिक दृष्टिकोण और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए किए गए हैं। बहराइच पुलिस विभाग में इस फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगली खबर कानपुर से। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की और मुख्य गेट पर सड़क जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि किस्को को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी एक आंदोलन की नींव रख दी है, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। इंजन को खुद लाइट नहीं मिल पा रही है, वो जनता को लाइट देने का क्या काम करेगा। आज डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी मोदी की सरकार इस गर्मी में जनमानस को, आम आदमी को बिजली देने में नाकाम सरकार साबित हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी जन आंदोलन करने की नींव रख दी है। अगर आने वाले सप्ताहों में बिजली का सुधार नहीं हुआ तो हर जिला स्तर पर आम आदमी पार्टी का एक धरना प्रदर्शन और जो भी ऐसा काम जो नैतिक हो, सरकार कानून की व्यवस्था के अनुकूल हो, हम करने का काम करेंगे। जनमानस की बात को रखने का काम करेंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा महाराष्ट्र में शिव कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। प्रयागराज में सामाजिक संगठनों ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया है। जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आरोप लगाया कि प्रदीप मिश्रा की भाषा से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने
उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो बार बार अपनी कथा पर व्यासपीठ पर बैठकर किसी न किसी देवी देवता का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भगवान जी राम पर बोले तब उनका विरोध हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लाडली जी पर उन्होंने बड़ा ही जो इस प्रकार का कृत्य किया। पूरे ही वृंदावन से के सब संतों से उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद लाडली जी के दरबार में आके नाच रगड़ के माफी मांगी। महाराष्ट्र में 16 तारीख को उनकी कथा चल रही थी। वहाँ भगवान चित्रगुप्त जी जो समस्त प्राणियों के कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं, उनके प्रति उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का वर्णन किया है। व्यासपीठ पर बैठकर एक कथावाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी ग्रंथ में भी उल्लेखित नहीं है जो जिन बातों को उन्होंने किया है और इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए, पूरे ही भारत के अंदर उनके ऊपर FIR हो रही है। शहर के सीवर ओवरफ्लो और गंदे पानी की समस्या से जल्द ही निजात मिलने जा रही है। इंदिरा नगर और छजलापुर में बनाए जा रहे 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत चल रहे इस प्रोजेक्ट को कार्यदायी संस्था के स्पन के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा नगर पंपिंग स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसी महीने इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं छजलापुर स्टेशन का कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से शहर की करीब 1 लाख आबादी को सीवर ओवरफ्लो और नालियों में बहने वाले गंदे पानी की समस्या से राहत मिलेगी। अब इसकी हमारी योजना के अंतर्गत एक छजलापुर में और इंदिरा नगर में है, जिससे पूरे शहर का जो सीवर है वो जो नालियों में ओवरफ्लो होता था वो ओवरफ्लो ना होके हम उसको सारे जो पंपिंग स्टेशन है, पुराने जो पंपिंग स्टेशन को टेकअप करके पंपिंग स्टेशन के माध्यम से हम पूरे सीवर को, पूरे शहर के सीवर को हम STP में भेजने का काम कर रहे हैं। ये कब तक सर कंप्लीट होगा और क्या लाभ शहरवासियों को होगा? इंदिरा नगर का हमने टारगेट लिया है कि जून माह में हम कंप्लीट कर लेंगे और छजलापुर में जो बन रहा है हमने टारगेट लिया है कि हम जुलाई माह में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है, अगर फ़ायदे की बात करें तो पूरे शहर का जो सीवर है वो दोनों पंपिंग स्टेशन के माध्यम से हमको STP में भेजना है, जो जिससे हमारे जो नालियों में सीवर हमारा घरों का बाहर आता था वो नालियों में ना आके पूरे शहर में गंदगी न फैला के, तो ये हमको STP में भेजना है। बाराबंकी पहुंचने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं की भीड़ ने भव्य स्वागत किया है। समर्थकों की भीड़ देखकर गदगद हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुर्सी पद का कोई मायने नहीं है, मैंने सपा छोड़ी, भाजपा छोड़ी, क्योंकि विचारधारा का महत्व जरूरी है। स्वामी प्रसाद के चलते सपा ने जाना कि बाबा साहब का महत्व, उसके पहले सपा नहीं जानती थी उनके नाम का महत्व। 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब खुद मैदान में होंगे तब सपा भाजपा को पता चलेगा आटा दाल का भाव। पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़ने की छूट है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जाति व धार्मिक दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करने का आरोप लगाया। हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है। यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती जी के साथ में जा सकते हैं। मैंने कह दिया कि चूंकि आप जानते हैं मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा। हरदोई से अगली खबर। भारतीय किसान यूनियन किसान पंचायत संपन्न हुई है। इस दौरान भानु द्वारा किसान पंचायत में किसान कार्यकर्ता मौजूद है। विभिन्न समस्याओं को लेकर की गई थी पंचायत। संडीला खंड विकास अधिकारी भरावन को सौंपा गया ज्ञापन। नायब तहसीलदार वीडियो ने जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। संडीला खंड विकास अधिकारी भरावन को सौंपा गया ज्ञापन।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।